Okay, today once again I am back with another topic in biochemistry, that is the metabolism of glucose through glycolysis and Krebs cycle. ठीक है, तो हम लोग जो अभी जो बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और थ्रू ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल। तो ये जो टॉपिक है ये बेहद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर MBBS हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, जो लोग मेडिकल के एग्जाम्स का तैयारी करें उनको क्लियर कंसेप्ट के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। आई थिंक सो इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिफोर यू ऑल, and please listen to me very carefully because I am going to talk conceptually today. Okay? अब जैसे हम जानते हैं कि आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये ग्लूकोज ही से तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता है कि कैसे ग्लूकोज मतलब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ग्लूकोज बॉटल में रखा हुआ है वो एनर्जी हो जाए या बॉडी में गया तो एनर्जी हो जाए, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। इसका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मीन्स इसको सेल्स तक इंटर करना जरूरी है। जब तक सेल्स के अंदर इंटर करके मेटाबोलाइज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल नहीं होगा तो नॉट गोइंग टू गेट द एनर्जी। ठीक है, तो हमको एनर्जी पैदा करने के लिए ग्लूकोज को दो प्रोसेस होके जाना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल। तब इस दोनों में इसका मेटाबॉलिज्म होके तब फाइनली वी गेट एनर्जी। तो अगर हम और इसको हम डीपली अगर हम इसको ले जाते हैं तो रेस्पिरेशन आप लोग जानते हैं कि दो टाइप्स का होता है, एक एरोबिक होता है और दूसरा जो होता है एनारोबिक। वन इज हियर, ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन है, और दूसरा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग जानते हैं 8-9 से पढ़ते हुए चले आए होंगे। दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है 36 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना। एनारोबिक दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिलीज ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी। तो ऐसा क्यों होता है भाई? अब जानिए इसको अगर हम और जगह डीपली स्टडी करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये जो एनर्जी इसलिए ज़्यादा गेन हो रहा है क्योंकि इसमें दोनों ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल दोनों चलता है। बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस एंड Krebs साइकिल दोनों चलता है, इसलिए 36 ATP ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज ओवर। दूसरी बात, अगर हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ओनली 2 ATP। अब जब एनारोबिक की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है, Krebs साइकिल में नहीं जाता है। ठीक है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन pyruvate does not produce acetyl CoA enzyme, means acetyl CoA का प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, इंस्टेड वो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है दूसरे प्रोसेस। इसके कारण जो होता है एनारोबिक में ओनली वी आर गेटिंग 2 ATP, वी आर गेटिंग ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी। तो अगर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then glycolysis and Krebs cycle will take place together. Means after glycolysis, Krebs cycle must take place to release energy. Both the processes should take place. Glycolysis होना चाहिए, उसके बाद glycolysis acetyl CoA बनेगा, उसके बाद तब जाके Krebs cycle चलेगी। लेकिन एनारोबिक में ऐसी बात नहीं होती, ओनली ग्लाइकोलाइसिस ही चलता है। ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने से पहले हम इसका जो है डेफिनेशन देखेंगे ना। आपको बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोलाइसिस इज अ स्टेप वाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट यूटिलाइजेस ग्लूकोज a 6 carbon compound to produce a 3 carbon compound pyruvate with a net production of 2 ATP of energy. नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP ऑफ एनर्जी, और ये कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस है जो स्टेप वाइज बायोकेमिकल रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स में होता है।
है ना। इसे फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी के लिए हो रहा है उसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस। तो ये स्टेप वाइज बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन कंपाउंड। मीन्स आप तो सब फॉर्मूला जानते हैं, C6H12O6 सब कोई जानते हैं, है ना। इसमें कितना कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम? 6। ओके, इसको एकदम हर चीज को बारीकी से ध्यान देना होगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्लूकोज इज 6। ठीक है, तो 6 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस 3 कार्बन कंपाउंड। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 कार्बन कंपाउंड। तो पायरुवेट है that becomes a 3 carbon compound, means there is a reduction in the number of carbon atoms, यानी कार्बन एटम्स में कमी आई और इसके साथ साथ जो है 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे कैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 से 3 आएगा, 3 से फिर और 2 कैसे होगा। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को भी आप लोग को ध्यान देना और ATP प्रोडक्शन का। ATP प्रोडक्शन के लिए आप लोग हमेशा जान लीजिए AMP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर उसमें फॉस्फोरिलेशन हुआ तो क्या बनाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फर्दर फॉस्फोरिलेशन हुआ तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर AT में से एक फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा तो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? ADP में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फर्दर PI को रिमूव किया जाएगा तो AMP बनेगा, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो इसको क्लियर कट, इसको कंसेप्ट ये जो है फॉर्म कर लीजिए। ATP प्लस PI ADP, ADP प्लस PI ATP, ATP माइनस PI ADP, ADP माइनस PI AMP। ये चीज को एकदम देखिए। अब हम लोग जो है ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप वाइज देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में कैसे किस किस स्टेप से कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो गए, क्या क्या प्रोसेस हो गए, ये पायरुवेट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ये बनता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस से, है ना। देखिए इसमें भी देखिए कितना स्टेप वाइज रिएक्शन है इन्वॉल्विंग सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कि कितना कार्बन कंपाउंड है भाई? 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। जैसे ग्लूकोज जो सेल के अंदर इंटर करेगा, ठीक है, इसका क्या होगा? फॉस्फोरिलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होगा। ये फॉस्फोरिलेशन के लिए फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ATP से। मींस ATP जो है एक अपना फॉस्फेट PI जो है ग्लूकोज को दे देगा और इन टर्न ये ADP में कन्वर्ट होगा। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके थे, ATP माइनस PI इज इक्वल टू ADP। तो इसलिए देख लीजिए ATP से जब PI यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो गया इसका, तो ये क्या हुआ? ATP में कन्वर्ट हुआ, PI इसको दिया तो ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस इज द फॉस्फोरिलेशन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, और इन टर्न ATP जो है यूटिलाइज हुआ। क्या हुआ? यूटिलाइज हुआ, है ना। कैसे यूटिलाइज हुआ? इसने अपना एक PI जो है फॉस्फेट जो है ग्लूकोज को दे दिया, आपने ADP में कन्वर्ट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है the how the glucose is being utilized. This is the first step in glycolysis, जिसमें फॉस्फेट जो यूटिलाइज होता है। अब आइए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप देख रहे हैं किसमें कन्वर्ट हो रहा है जी? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। तो ये आप एंजाइम ही के नाम से समझ रहे हैं कि आइसोमेरेज है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा,
सिर्फ क्या होगा 6 पायरामोज रिंग विल चेंज इनटू 5 पायरामोज। अब इसमें देखिए पुट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंजिंग नहीं है, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया। अब देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर फर्दर फॉस्फोरिलेशन होगा, यानी सेकंड टाइम। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जब एटीपी से एक फॉस्फेट से फर्दर फॉस्फोरिलेशन होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का, तो क्या बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अरे सिंगल फॉस्फेट चल रहा था, देख लीजिए आप लोग, पहले सिंगल फॉस्फेट चल रहा था, अब कितना हो गया जी डाइफॉस्फेट, दो जगह पर फॉस्फेट आ गया, ठीक है। एटीपी क्या हुआ, अपना फॉस्फेट इसको दिया, इंटर एटीपी में हुआ। अभी तक क्या हुआ 2 एटीपी जो है कंज्यूम हो चुका है, एक यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, दूसरा जो है यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। अब देखिए अभी इसके पास कितना कार्बन एटम, यहाँ तक 6C कार्बन एटम है, यहाँ तक जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 6C मींस 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है। अब देखिए इसका जो है डिवीजन होगा, ठीक है, इसका क्या होगा डिवीजन होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज मतलब आधा आधी बांट, तो यहाँ पर क्या हुआ क्लीवेज, क्या हुआ क्लीवेज, तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेज के प्रेजेंस। तो अब ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है दो पार्ट में बढ़ गया, इसमें भी 3 कार्बन एटम हो गया और इसमें भी 3 कार्बन एटम, ठीक है। अब फर्दर अब इसको जाने सकता है डाइहाइड्रोजी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन हुआ क्लीवेज के प्रोसेस से हुआ है, ठीक है, जिसमें अब 3 कार्बन एटम दोनों में। लेकिन डाइहाइड्रोजी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये जो है फिर जो है ये कन्वर्ट बैक टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है 2 मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, नॉट 1, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है इसमें। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसको फर्दर देखिए, इसका मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या होगा फॉस्फोरिलेशन करेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, ठीक है। इन द प्रोसेस जो होगा NAD इज रिड्यूस टू NADH, NAD जो है NADH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड फॉस्फोरिलेशन हुआ तो क्या हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फिर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट हुआ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। लोग यहाँ पर पूछेंगे कि सर यहाँ पर तो ATP से नहीं हुआ है, नहीं ATP से यह नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द एंजाइम 3 फॉस्फेट में यहाँ से फॉस्फेट आया, ठीक है, दैट इज हैज डोनेटेड एट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ, ठीक है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हुआ किसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब इसको यहाँ पर ध्यान लगाने का आप लोग को ये जरूरी है, क्यों, अब देखिए यहाँ पर ADP से क्या बना ATP मीन्स 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट जो है ADP को फॉस्फेट दिया, ADP क्या बन गया ADP क्या बन गया जी ATP बन गया, ठीक है। कैसे बना, एक फॉस्फेट जो ADP में से मिल के क्या बनाएगा ATP बनाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अब देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, यानी जब 2 जगह पर फॉस्फेट थी एक जगह तो ATP को डोनेट कर दिया, ATP में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है फर्स्ट ATP फॉर्मिंग स्टेप, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक जो ये प्रोसेस है इसमें फर्स्ट ATP जनरेशन हुआ। देखिए
अब क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गए। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है अब इसमें हुआ आइसो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, है ना। क्यों ये हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये इसमें देखिए कोई भी फॉस्फेट नंबर ऑफ फॉस्फेट आइटम ये आइटम्स में या कार्बन आइटम में तो कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग अभी तक नहीं आया। सिर्फ क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। क्या हुआ, 3 से की जगह पर फॉस्फेट चला गया है सेकंड पोजीशन में। तो ये क्या का पोजिशनल शिफ्ट है, दिस इज द पोजिशनल आइसोमराइजेशन होता है। और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेशन। अब देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट, अभी तक कोई ना फॉस्फेट का चेंजिंग हो रहा है, ना नंबर ऑफ फॉस्फेट पे चेंजिंग हो रहा है, ना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे चेंजिंग हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज डिहाइड्रेटेड इनटू फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट। अभी भी 3 कार्बन बचा है, अभी भी एक फॉस्फेट है, जैसे देखिए यहाँ। अब देखिए फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, क्या हुआ, पाइरुवेट फॉस्फेट क्या हुआ, यहाँ का फॉस्फेट जो है एडीपी से मिलके एटीपी बना है। तो दिस हैज बिकम फॉस्फेट। यहाँ से डोनेट हुआ एडीपी को तो एटीपी, तो ये क्या हुआ, सेकंड एटीपी फॉर्मिंग स्टेज, है ना। तो हम जैसा कि आप लोग देखा कि 3 कार्बन हुआ, 6 कार्बन से यहाँ पर क्लीवेज हुआ, तो 3 पर यहाँ पर तो कार्बन में चेंजिंग नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखा कि 2 जगह एटीपी यूटिलाइज हुआ है और 2 एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है। तो जब 2 मोल बना तो एक के लिए 2 एटीपी, और फिर जब दूसरा इसी प्रोसेस से मेटाबोलाइज करेगा तो 2 एटीपी। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। 2 यूज हुआ है, तो नेट गेन क्या होता है, नेट गेन 2 एटीपी। इसके साथ देखिए NAD इज रिड्यूस टू NADH। NAD जो है NADH में क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। वो नेट गेन क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है अल्टीमेटली पाइरुवेट में मेटाबोलाइज कर जाता है विद नेट गेन ऑफ 2 ATP एनर्जी एंड 2 NADH। जो देखा था कि जो पाइरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस हुआ एज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसका क्या होता है, 2 फेट हो सकता है। यानी इसका जो फेट जो कहें हम, तो 2 वे से ये मेटाबोलाइज कर सकते हैं। अगर एनारोबिक यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना देगा, क्या बना देगा, हाई अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका यहीं तक एनारोबिक में रेस्पिरेशन में रुक गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एनारोबिक में ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अगर एरोबिक हो तो पाइरुवेट जो है डीकार्बोक्सिलेट करेगा, क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेट करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या बनाएगा, एसिटाइल COA 2 कार्बन कंपाउंड, मींस द कार्बन हैज बीन reduced to acetyl COA which there in the form of, यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, पाइरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेट, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जब 3 कार्बन से 1 कार्बन रिमूव आउट कर गया, ये इसमें चेंज किया जाएगा 2 कार्बन। ये प्रोसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे एसिटाइल COO ये बना, इसको क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए देख, क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए देख, ठीक है। तो एसिटाइल COO है, कितना कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन।